हेलो फ्यूचर नर्सेज, वेलकम टू डे 1 ऑफ आवर अनाटमी एंड फिजियोलॉजी सीरीज। आज से हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट अनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे और ह्यूमन बॉडी को समझेंगे। आज का लेक्चर के टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम कवर करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, होमोस्टेसिस, सर्वाइवल नीड ऑफ बॉडी एंड लास्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ इलनेस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। हम पहले समझते हैं अनाटमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। अनाटमी स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन एंड बॉडी। अनाटमी में होता है जो भी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गन हो गए, बोन हो गई, मसल्स हो गई, उनकी स्टडी करना। एंड फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, जो भी हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है उनकी स्टडी करना। मीन्स अनाटमी में स्ट्रक्चर की स्टडी करना एंड फिजियोलॉजी में फंक्शन की स्टडी करना। अब हम सबसे पहले करते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई होती है। जिस तरह से एक बिल्डिंग ब्रिक से मिलकर बनती है, इसी तरह हमारी बॉडी भी स्मॉल फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनती है। तो हम इसको समझते हैं। फर्स्ट इज केमिकल लेवल। स्मॉलेस्ट लेवल होता है एटम्स, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इस लेवल पे क्या होता है, एटम्स होते हैं जो कि कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि वाटर, डीएनए एंड प्रोटीन। फिर सेकंड लेवल इज सेलुलर लेवल। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। फॉर एग्जाम्पल नर्व, सेल, मसल्स, ये इस लेवल पर सेल्स होती है। सेकंड इज टिश्यू लेवल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। जो टिश्यू होता है उस पर बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है, वो टिश्यू फॉर्म करती है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो कि सेम तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। फिर है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन आर मेड ऑफ 2 और मोर टिश्यू टाइप। ऑर्गन कैसे फॉर्म होते हैं, जब 2 और मोर टाइप के टिश्यू इकट्ठा होते हैं वो ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हार्ट एक ऑर्गन है। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, मसल, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू से। इसमें ये बोला गया है जब सेल सबसे छोटी होती है, सेल जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, जब बहुत सारी सेल इकट्ठी होती है, मतलब एक ग्रुप बनाती है, वो टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। फिर 2 और मोर टिश्यू फॉर्म ऑर्गन। जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन एक सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें ये बोला गया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है ये सारा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। फिर ऑर्गन हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर। जब ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, वो सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन प्लस लीवर। जब ये ऑर्गन मिलते हैं तो सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। एंड लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल। दी होल ह्यूमन बॉडी, एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी जो कैसे बनती है, सम ऑफ ऑल सिस्टम, जितने भी सिस्टम होते हैं फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो हमने ये पढ़ा सबसे पहले सेल टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यू ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन बना देती है और ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन होती है इस तरह। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा एक और मेन टॉपिक है हीमोस्टेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। ए प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें ये बोला गया ये एक प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बॉडी का वो मेंटेन करती है। चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करती है, उस प्रोसेस को हेमोस्टेसिस बोलते हैं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है हमें वो भी जानना जरूरी है। जिसको मेंटेन किया गया है इंटरनल इन्वायरमेंट को, वो होता क्या उसको समझ लेते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, फ्लूइड अराउंड द बॉडी सेल।
इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जो भी फ्लूइड होता है ना सेल्स के अराउंड का, उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। और उस फ्लूइड को क्या होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। अब यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज मत हो ना, मैं अच्छे से समझा रही हूँ। हमारी बॉडी में दो तरह का फ्लूइड होता है, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। जो इंट्रा सेलुलर होता है वो सेल्स के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वो सेल्स के अराउंड में होता है। और जो सेल्स के अराउंड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। जो सेल्स के अराउंड का इन्वायरमेंट होता है मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर वो स्टेबल ना हो पाए तो सेल्स मरना स्टार्ट कर देती है, किल होने लग जाती है। तो बॉडी, हमारी बॉडी का हीमोस्टेसिस के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है, ताकि कोई भी सेल है वो अच्छे से परफॉर्म करे और किल ना हो। तो आगे कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है सेल्स के अराउंड में, जिसको हम, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और जिसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं, वो किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, वेस्ट मस्ट रिमेन कंस्टेंट फॉर सेल सर्वाइवल। जो कि कंस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, किस लिए, ताकि सेल सर्वाइव कर पाए। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ये दोबारा करवा दूंगी। अगर कोई भी डाउट है या मैं कमेंट करके बता दूंगी। आगे करते हैं कंट्रोल सिस्टम ऑफ हेमोस्टेसिस। कौन कौन कंट्रोल करता है। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, फास्ट कंट्रोल यूजिंग नर्व इम्पल्स। जो हेमोस्टेसिस होता है उसको नर्व सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है वो फास्टली कंट्रोल करता है और वो नर्व इम्पल्स का यूज करके कंट्रोल करता है। सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम, ये स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, कंट्रोल यूजिंग हॉर्मोन्स, ये हार्मोन का यूज करके कंट्रोल करता है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व इम्पल्स का यूज करता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हॉर्मोन्स का यूज करता है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो फास्ट होता है एंड एंडोक्राइन स्लो होता है। आ गया फीडबैक मैकेनिज्म, ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक, डेफिनेशन क्या होती है, रिवर्स द चेंजेस एंड रिस्टोर नॉर्मल कंडीशन। जब भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो जाता है उसको रिवर्स करता है और रिस्टोर करता है नॉर्मल कंडीशन को। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर बाय इंसुलिन एंड ग्लूकोजन। इससे पहले हमें ये भी जान लेते हैं, जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, ग्लूकोज लेवल होता है, वो भी हेमोस्टेसिस के थ्रू ही रेगुलेट किया जाता है, उसी के थ्रू मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया शुगर लेवल का। अगर रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर बाय इंसुलिन एंड ग्लूकोजन, जो भी रेगुलेशन होता है शुगर का वो इंसुलिन और ग्लूकोजन के थ्रू रेगुलेशन होता है। कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, जैसे स्वेटिंग होगी या सीवरिंग के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। अगर हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो स्वेटिंग और सीवरिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होता है। तो जो ये हेमोस्टेसिस होता है ये क्या क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर होता है, ब्लड शुगर का लेवल होता है जो ब्लड में, उसको रेगुलेट करता है किसके थ्रू, इंसुलिन एंड ग्लूकोजन के थ्रू। कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को किसके थ्रू, स्वेटिंग एंड सीवरिंग के थ्रू, और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। ये 3 फंक्शन होते हैं हेमोस्टेसिस के। आगे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो गया, सपोज करो जो ब्लड ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, पैनक्रियाज रिलीज इंसुलिन, जो पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है वो इंसुलिन रिलीज करेगा और फिर उसके बाद सेल एब्जॉर्ब करेंगे किसको, ग्लूकोज को, और ब्लड शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे पॉजिटिव फीडबैक, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। इन्हांस और इंक्रीज द ओरिजिनल चेंज, इसमें इंक्रीज करता है। लेस कॉमन बट इम्पोर्टेंट इन स्पेशल सिचुएशन, ये बहुत ही लेस कॉमन होता है लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो तो रेगुलेट करता है, मतलब कम हो गया तो ज़्यादा कर दिया या ज़्यादा हो गया तो कम कर दिया, मतलब एक नॉर्मल लेवल पे बैलेंस करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज ही करता रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चाइल्ड बर्थ के दौरान
ऑक्सीटोसिन की स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, जो ऑक्सीटोसिन होते हैं वो हेल्प करते हैं कंट्रैक्शन होने में, तो ये इंक्रीज ही करते रहेंगे। फिर है ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट मोर क्लोटिंग, तो इस तरह जो क्लोटिंग फैक्टर है वो भी इंक्रीज ही होता रहता है। आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो फीडबैक सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। सब ये 3 तरह से होते हैं, रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होता है? सेंसर। रिसेप्टर को हम सेंसर भी बोलते हैं, जो डिटेक्ट करता है चेंजेस को। जब भी चेंजेज होते हैं हमारी बॉडी में, रिसेप्टर के थ्रू ही वो डिटेक्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल सेंटर, जो कि है ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड गिव कमांड। ये जो इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की गई है ये कंट्रोल सेंटर में जाती है और वहाँ प्रोसेसिंग की जाती है इंफॉर्मेशन की और कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद आता है इफेक्टर, मीन्स जो कि मसल्स एंड ग्लैंड होती है, कैरी आउट द रिस्पॉन्स टू रिस्टोर बैलेंस। ये वापस से जो रिस्पॉन्स कंट्रोल सेंटर ने दिया वो वापस से कैरी करती है, कहाँ तक? रिस्टोर बैलेंस तक। तो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेमोस्टेसिस, क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं हेमोस्टेसिस की, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। फर्स्ट इज एसेंशियल फॉर सेल सर्वाइवल, जो हेमोस्टेसिस जो होता है वो सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। मेंटेन बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का लेवल मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करता है। पीएच को बैलेंस करता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स को, ये इन सभी चीज़ों को मेंटेन करता है, इनका लेवल को बैलेंस करता है। फेलियर ऑफ हेमोस्टेसिस, अगर जो हेमोस्टेसिस है वो फेल हो जाए तो डिजीज और डेथ सडनली हो सकती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एक बार और कर लेते हैं किस लिए इम्पोर्टेंट है। सेल के सर्वाइवल के लिए, और टेम्परेचर, पीएच, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने के लिए, और अगर ये फेल हो जाता है तो डिजीज और डेथ तो हो ही सकती है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है सर्वाइवल नीड्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की नीड्स होती है। टू मेंटेन लाइफ बॉडी रिक्वायर, क्या क्या रिक्वायर करनी? न्यूट्रिएंट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड इज ऑक्सीजन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल, सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड इज वाटर, 60 to 80% ऑफ बॉडी वेट मीडियम फॉर रिएक्शन, जो 60 to 80% बॉडी वेट होता है वो हमारे जो वाटर से ही बना होता है। बॉडी का वेट होता है जो 60 to 80% वो वाटर होता है। फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की भी नीड होती है, जो कि कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये किस लिए हेल्पफुल होता है? एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। फिफ्थ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किस लिए यूजफुल होता है? नीडेड फॉर ब्रीथिंग करने के लिए एंड गैस एक्सचेंज करने के लिए हमारी बॉडी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी नीड होती है। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इलनेस, हम देख लेते हैं। पैथोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले पैथोलॉजी इसमें होती है स्टडी ऑफ डिजीज़ की, इसमें पैथोलॉजी में हम डिजीज़ की स्टडी करते हैं। इटियोलॉजी में हम कोजिज ऑफ डिजीज, जो डिजीज़ के क्योज होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। पैथोजेनेसिस, इसमें डेवलपमेंट ऑफ डिजीज हम स्टडी करते हैं कि कोई भी डिजीज है वो कैसे डेवलप हो रही है। फिर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें साइन सिम्टम होते हैं। साइन क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव चेंजेस लाइक फीवर, स्वेलिंग, जो भी ऑब्जेक्टिव चेंजेस होते हैं मीन्स मेजरेबल होते हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं उसको हम साइन बोलते हैं। और सिम्टम क्या होता है? सब्जेक्टिव फीलिंग्स लाइक पेन एंड नोजिया, ये फीलिंग्स होती है जो हमें खुद से पता लगती है, मेजर नहीं कर सकते, जैसे पेन हो गया, नोजिया हो गए। फिर डायग्नोस किसे बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, इसमें हम डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम डायग्नोस बोलते हैं। एंड एक्यूट इलनेस इज सडन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन इलनेस, एक्यूट इलनेस क्या होती है? जो सडनली एंड शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे हार्ट अटैक हो गया
एंड लास्ट इज क्रोनिक इलनेस। ये क्या होती है? डेवलप स्लोली लॉन्ग ड्यूरेशन। ये स्लोली डेवलप होती है कोई भी इलनेस हमारी बॉडी में और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। और जो भी मैंने टॉपिक्स करवाए हैं इन सभी के नोट्स की PDF मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं Day 2 में। तब तक कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग।